अब देखिए ये है आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। इसको अब हमें समझना है। और इसको बच्चे दूसरा नाम है द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। क्या नाम है बच्चों इसका? द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। बोला कीजिए, मेरे साथ में बोला कीजिए, ताकि आपको चीज़ें मेरे साथ बोलते बोलते ही माइंड में फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ तो आप भी रिपीट किया कीजिए, इससे आपका ही फायदा है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 1.5x या उससे ज़्यादा की स्पीड पे वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, तो मेरे साथ में ही जो है चीज़ों को बोला कीजिए, इससे आपको याद होंगी चीज़ें जल्दी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, ये था माइकलसन मेंटन का जो हमने ड्राइव डेरिवेशन था, उसका एंड रिजल्ट ये है v इक्वल्स टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस। ये हमारा एंड रिजल्ट था। और इसके बेस पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, वो बच्चों ये वाला ग्राफ है जो नीचे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये हाइपरबोला कर्व, हाइपरबोलिक कर्व जो हमने बताया था कि कैसा बनता है, हाइपरबोला बनता है इसमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। यहाँ तक तो बच्चों, जहाँ तक आपका ये हाफ वी मैक्स है, यहाँ तक तो एक लीनियर फैशन में ये इंक्रीज होता है, और इसके बाद से क्या हो जाता है, हाइपरबोला बन जाता है। तो जहां तक ये लीनियर जाता है वहां तक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, उसके बाद जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इस पे आप मत जाइए, ये क्या होता है, इस पे टेंशन वाली बातें अभी आपके लिए, उस पर फोकस मत कीजिए। बट ये देखिए, ये गैप देख रहे हैं आप, इस लाइन का और वी मैक्स के बीच का गैप आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाइन कब जा करके इससे मैच करेगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब तक हमें वी मैक्स पता चलेगा उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये मेथड अच्छा नहीं है। ये जो प्लॉट है इसकी यही कमी है। क्या कमी है इसकी? कि इससे वी मैक्स फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। इससे वी मैक्स फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। वी मैक्स नहीं पता कर पाएंगे तो वी मैक्स बाई 2 नहीं पता कर पाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली के एम को भी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो आता है वो है लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा जो प्लॉट यूज होता है वो बच्चों यही वाला प्लॉट है। और इसका फ़ायदा क्या है कि जो हम अभी पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स, अभी हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक्स। बच्चों उसमें इसका सबसे ज़्यादा रोल है। किसमें? एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट को समझना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये प्लॉट एक अल्टरनेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके जो डिसएडवांटेज हैं, इस ग्राफ के जो डिसएडवांटेज हैं, तो उसको बेनिफिट में, मतलब उसका डिसएडवांटेज यहाँ पे एडवांटेज बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो देखते हैं आखिर किस तरीके से इसको बनाना है। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास सामने है, v इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो ये हमारा फॉर्मूला v इक्वल्स टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस, ये आपको पता है माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स का फॉर्मूला। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका एट द एंड, और इसी को ऊपर ये ग्राफ बेस्ड है। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट का इसका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बच्चों रटना नहीं पड़ता है, तो बेनिफिट ये रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये v इक्वल्स टू वी मैक्स एक्स अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो ठीक है, अब देखिए ग्राफ का प्लॉट का नाम क्या है बच्चों? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। क्या नाम है? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो ठीक है, इसका मतलब है इसको रेसिप्रोकेट करना है, तो इस साइड को भी रेसिप्रोकेट कर दो, इस साइड को भी। इस साइड को करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, और ये नीचे चला जाएगा। सिंपली यही बात है, जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे आपको पता है 1 होता है, तो 1 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 1 अपॉन वी इक्वल्स टू वी मैक्स एस, ओ सॉरी वी मैक्स लिख दिया मैंने, वी मैक्स नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा के एम प्लस एस। के एम ऊपर चला गया ना, वो के एम प्लस एस डिवाइडेड बाई वी मैक्स एस। और इसको अब अपोजिट करने का फायदा ये है कि बच्चों अब इसमें हम दो पेयर जो हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और बच्चों किससे अलग कर सकते हैं? इसको हम एस से अलग कर सकते हैं। किससे अलग कर सकते हैं? ये जो एस है आपका, इससे अलग कर सकते हैं इसको। तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बन जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों चीज़ें। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो आप न्यूमिनेटर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया है मैंने। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स एस प्लस एस अपॉन वी मैक्स
एस। बच्चों एक बार साथ में जरूर लिखिएगा, एक जब तक आप इसको अपने आप से नहीं लिखेंगे तब तक ये आपके ब्रेन में फिट नहीं होगा, तो इसको अपने आप से लिखना बहुत जरूरी है। एक नोटबुक में इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए सिंपली एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ये आपको पता है ना कि इसको हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बेस सेम है, जैसे कि x प्लस 3 प्लस वाई प्लस 3, तो आपको पता है बेस सेम है दोनों का, तो इसका मतलब नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। तो इसी को हम ये भी तो कर सकते हैं कन्वर्ट, तो हमने यही किया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों? फाइनल आंसर हमारे ये बनेगा। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये सिंबल आप देख रहे होंगे, ये सिंबल थोड़े से अलग है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, सिंबल अलग नहीं है, वो उनका मीनिंग सेम है। बच्चों हम दो सब्जेक्ट को एक साथ देख रहे हैं, तो एक है बायो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट और एक है बायो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। हम दोनों को एक साथ ही हमने एक ही साथ कवर करने की कोशिश की है। तो बायो केमिस्ट्री और बायो प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, पूरा ही अप्रोक्सीमेट एंजाइम का ही काइनेटिक्स बायो प्रोसेस में भी आती है और बायो केमिस्ट्री में भी आती है। तो बायो प्रोसेस में क्या है, कंसंट्रेशंस को एक्स से स्मॉल एस स्मॉल पी, ठीक है, और जो रेट है उसको स्मॉल वी आर एक्स, ये हम सब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके के सिंबल यूज किए जा रहे हैं। बट बायोकेमिस्ट्री में बच्चों ऐसा नहीं होता है। बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको कंसंट्रेशन शो करनी है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। फॉर्मेट जो ये थोड़ा सा अलग हो गया है, वो क्या है, वो सब्जेक्ट के वेरिएशन की वजह से। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले बच्चे ये यूज करते हैं, बायो प्रोसेस वाले बच्चे इस तरीके से यूज करते हैं, बस इसी चीज का डिफरेंस है। वहां पर ये कैपिटल वी नॉट लिख रहे हैं और हम सिर्फ वी नॉट या फिर वी लिख दे रहे हैं स्मॉल, तो यही डिफरेंस है छोटा सा, बट मीनिंग सेम है उन चीजों का, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, अब हमें समझना है कि हम प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस ग्राफ। ये वाला ग्राफ तो हम प्लॉट नहीं, मैं आपको नहीं समझा सकता था क्योंकि हाइपरबोलिक कर्व है, बट ये वाला जो ग्राफ है इसको बहुत इजी से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसी की मदद से हम आगे इनहिबिशन भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लीनियर इक्वेशन प्लॉट। लीनियर इक्वेशन प्लॉट बच्चों मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारा प्लॉट कैसे बनेगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन, अगर कोई लीनियर लाइन वाला प्लॉट है जिसमें एक लीनियर लाइन बनती हो, तो उसकी इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जी हाँ, अगर कोई प्लॉट है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों थोड़ा इस ग्राफ को ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो वहाँ नीचे, हाँ इतना ऊपर ठीक है। हाँ, तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये देखिए हमने यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये आपकी लाइन है, ये लीजिए। तो ये आपका एक लीनियर लाइन ग्राफ हो गया। एक ग्राफ बच्चों यहाँ से बनता है जीरो से ऐसे, तो ये हमारा जीरो वाला ग्राफ नहीं है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ग्राफ क्या है, किसी एक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बच्चों किसी एक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए ये वाला जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोनों चीजें मैं बताऊंगा। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैंने आपको बताया कि ये इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मीनिंग को इसके कि आखिर किस चीज का मीनिंग क्या है। देखिए y जो है एक वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं बच्चों जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। x क्या है बच्चों, x भी एक वेरिएबल है, x भी क्या है बच्चों, एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए हम y को तो लिखते हैं यहाँ पर और x को लिखते हैं यहाँ पर। आप दोनों चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो x को वहां लिख लीजिए, y को यहाँ लिख लीजिए, बट फॉर्मेट हमारा ये है कि हम y को यहाँ पे लिखेंगे और x को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे पता चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरीके से 1 2 3 4, तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है x की। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा बच्चों, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसीलिए इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं, इसमें बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब कि अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, ये है उनका कहने का मतलब। तो y x का फंक्शन है।
कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गई बात? अब बाकी की जो दो चीजें इसमें आपको और दिखाई दे रही हैं बच्चों, उनको भी मेंशन करते हैं। एक है आपका सी और एक ये आपका एम। बच्चों ये सी और एम जो है ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये दोनों क्या है बच्चों? ये आपके कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हमें ग्राफ में y और x तो हमने मेंशन कर दिया, लेकिन हमने m और c मेंशन नहीं किया है। तो देखते हैं c क्या होता है। तो c बच्चों इंटरसेप्ट है। c क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है ये, यानी कि जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती है, जहां पर लाइन, ये जो इसकी जो लाइन बनेगी इस इक्वेशन से, जो लाइन ड्रॉ कर रही है हमने, कौन सी लाइन ड्रॉ करी है आप देख सकते हैं, ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ की है। तो ये लाइन y एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी वो होगा बच्चों c। जहां पर भी लाइन y एक्सिस को कट करेगी वो होगा बच्चों c। ठीक है, सॉरी। ये बताता है बच्चों कि आखिर आपकी जो लाइन है, ये जो आपने ड्रॉ करी है, आखिर वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो ये बताता है। अगर c की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों, अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, इधर से, ये जो हमने डॉटेड बनाया ना, जी हाँ। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? इस प्लॉट के लिए c की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर c यहाँ पे 0 पहुंच गया। लेकिन हम जो ग्राफ पढ़ेंगे उसमें c 0 नहीं है, उसकी एक वैल्यू है, तो इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे अगर ये वाला पॉइंट 4 है, इसका अगर नंबर, इसकी वैल्यू क्या है 4, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको बात? तो c क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि c की एक फिक्स वैल्यू है। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट 4। 4 एक कांस्टेंट है। y की वैल्यू फिक्स नहीं है, y 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा कांस्टेंट क्या है बच्चों? m। m बहुत इंपॉर्टेंट है। m बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। m का मतलब होता है बच्चों स्लोप। m का मतलब क्या होता है बच्चों? m का मतलब होता है स्लोप। ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है स्लोप, और स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं आखिर क्या होता है। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि लाइन जो है आपका वो कितना इंक्लिनेशन है उस लाइन का, एक तरीके से वो हो जाता है उसका स्लोप ऑफ द लाइन। ये देख सकते हैं, ये इतनी इंक्लाइंड है, ये थोड़ी, एक अगर आप कोई हम दूसरी ड्रॉ करें ये वाली लाइन, तो ये थोड़ी कम इंक्लिनेशन वाली है। मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हो सकता है बच्चों? 90 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। 0 मतलब एक्स के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों। इसका क्या होता है? फॉर्मूला भी होता है, और एम का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। जी हाँ, स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा। ध्यान रखिए, एम का फॉर्मूला है, एम जो कि स्लोप है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है, अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आखिर ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, या रहने दें, चलो थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं इसकी वैल्यू, बाकी फिर आप अपना आप से समझ जाएंगे। तो देखिए, हमें क्या है, स्लोप निकालने के लिए इस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए। हमेशा याद रखिए, स्लोप निकालने के लिए हमें लाइन पे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो जैसे कि आपने कंसिडर कर लिया एक ये वाला पॉइंट, और ये हट जाएगा अभी, तो एक ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, और एक हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया। तो ये 2 पॉइंट बच्चों हमने कंसिडर कर लिया। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि हमें एंगल निकालना है। ठीक है, थीटा, क्योंकि टेन को क्या चाहिए? थीटा चाहिए। और या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लीजिए, या फिर एंगल से निकाल लीजिए। तो देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, डॉटेड कर्व, ये लीजिए बना दिया मैंने। ये हमारा वाई एक्सिस के लिए है, ये वाला भी वाई एक्सिस के लिए है। ये हम देख रहे हैं कि आखिर वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला, ये थीटा है। और अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप टेन थीटा निकाल लेंगे, और टेन थीटा ही क्या बच्चों? आपका स्लोप है। बट इन केस आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप? तो इसका, उसके लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, ये एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये है बच्चों। हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब किसके लिए होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं परपेंडिकुलर के ट्राइंगल के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये भी कहीं पे एक्स एक्सिस पे जा करके उसको कट करेगा, मतलब ये एक्स की वैल्यू हम देख रहे हैं। आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट होते हैं ना किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जैसे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे y1, x1,
इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे y2, x2। तो वही कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका y2। अगर ये y2 है तो ये वाला पॉइंट भी y2। ये वाला पॉइंट अगर y1 है तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, y1। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट x1 पे आता है तो ये वाला पॉइंट होगा आपका x1 और ये होगा आपका x2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। वैसे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरिए मत। आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा, ये थीटा। देखो आपको पता है किसी एक लाइन पे कितने ही ये थोड़ा ब्लैक कलर हो गया किसी एक लाइन पे आपके पास कोई लाइन है तो बच्चों ये भी थीटा होगा। इसके कितने ही पैरेलल लाइन अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं मतलब एक्स के पैरेलल, तो सारे एंगल थीटा ही होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इस लाइन पे कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उसमें उस ट्राइंगल का एंगल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर एंगल है वो बच्चों थीटा ही हमें फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बात करें किसी ट्राइंगल की, अगर हम बात करें किसी ट्राइंगल की जो कि हमारे पास है जिसका हमें एंगल निकालना, तो और ये एंगल थीटा है, तो बच्चों इसमें 3 चीजें होती हैं। इसमें बच्चों 3 चीजें होती हैं। थीटा, एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल जिस पे बनता है वो बेस होता है, इसलिए इसका नाम बेस है। बेस यानी कि जिस पे बनाओगे चीजें, तो जिस पे बनाएंगे वो क्या है, थीटा बनाएंगे इस पे, तो ये जिस पे बनता है वो बेस है, जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी हमारे केस में क्या है, हमारे केस में जो सामने वाले एंगल के यानी कि ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, और मैं इसको पूरा बना ही देता हूँ ट्रायंगल ताकि ये तो अलग से विजिबल हो जाए। ये लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्लियरली देख पाएंगे, आपको क्लियरली विजिबल भी हो रहा होगा बच्चों कि सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है बच्चों ये इतनी लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है। तो वाई एक्सिस पे कितना है ये y2, वाई एक्सिस पे कितना है ये लेंथ y2 से लेकर के y1 तक के बीच की जो लेंथ है, यही तो है ये परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना क्लियर। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, तो ये आ गई हमारी लेंथ परपेंडिकुलर की। इसी तरीके से बेस की लेंथ देखेंगे तो बच्चों बेस की लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये बेस की लाइन है। और ये क्या है, x1 x2 यानी कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। पहला है m इक्वल्स टू टेन थीटा, ये अगर एंगल पता है तो निकाल लीजिए, एंगल नहीं पता है तो इस तरीके से निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये होता है बच्चों स्लोप। स्लोप का बहुत सिग्निफिकेंस है, याद रखिएगा इस चीज को, अभी आगे भी देखेंगे इसको। अब आते हैं हमें जिस चीज के लिए हमने वीडियो बनाया है उस पे आ जाते हैं तुरंत। आपको पता तो अच्छी बात थी, ये सारी चीजें नहीं पता थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप देखिए अभी अभी हेल्प मिलेगी जो भी हमने समझाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि, और किस वो फॉर्मूला में किसके लिए चाहिए बच्चों, लाइन व्यूअर प्लॉट के लिए चाहिए। तो मुझे तो वो फॉर्मूला याद नहीं है और ना ही मैं उस फॉर्मूले को याद रखता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उसे बनाना कैसे है, मुझे पता है बच्चों उसको बनाना कैसे है। तो मैं उसको ड्राइव करूंगा यहाँ पर अपने लिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसको इसका रिवर्स कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/v। अब देखिए मैं आपके सामने इसको दोबारा से ड्रॉप बना रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं है। v max s प्लस, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/v max हो जाएगा बच्चों ये लीजिए। तो देखिए आप ही के ये मैंने यहाँ पर बिना इसको याद करे इसको यहाँ पे मैं लिख पाया, जस्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रटना नहीं है, ये लाइनविवर-बर्ग की हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी बच्चों ये जो है इस इक्वेशन से मैच करती है। वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, अच्छा मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल को ताकि हमें क्लियर समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक को ग्रीन ले लेते हैं। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा लाइन लीनियर लाइन इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये जो y होता है ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है। और ये क्या है, अलोन, अकेला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
और कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, ये मैंने कलर को चेंज करूँ क्या, इसके कंफ्यूजन ना हो, कलर मैंने दूसरा यूज कर लिया। सॉरी फॉर योर टाइम वेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल है और ये अलोन भी है, अकेला भी है, ठीक है, काफी लोनली फील कर रहा है वहां पे अकेला। ये भी आपका वेरिएबल है बट ये अलोन नहीं है, यहाँ पे किसी के साथ में है। अलोन मतलब ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है ठीक है, इसको हटा देता हूँ, कभी कुछ और ही समझ लो इसको, टेक्निकल टर्म नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल लेकिन अकेला है, देख सकते हैं आप, इसके साथ कोई नहीं है। लेकिन एक्स के साथ यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, कांस्टेंट। इसके साथ बच्चों एक कांस्टेंट चीज है यहाँ पर, एक्स के साथ ये एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका सी है वो बच्चों ये क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करें कि y क्या है, m क्या है, x क्या है और c क्या है, तभी तो हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये y वो है जो कि एक वेरिएबल है और इसके साथ कोई नहीं है। वेरिएबल के साथ आप देख सकते हैं खाली वेरिएबल है, इसके साथ कोई नहीं है। दूसरा जो वेरिएबल है उसके साथ क्या है, कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, m के साथ एक कांस्टेंट है, ठीक है, m जो x के साथ एक कांस्टेंट है, ठीक है, m। तो हमें ऐसा ढूंढना है इसमें इक्वेशन में जो कि वेरिएबल हो और जो अकेला हो। तो देखिए पहले से ही देखते हैं, पहला क्या है, 1/v। तो v बच्चों आपको पता है एक वेरिएबल है, क्यों, तभी तो इसका फॉर्मूला बना है कि v की वैल्यू चेंज हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, s के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब v और s क्या है इस इक्वेशन में बच्चों, वेरिएबल है जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, v वेरिएबल है और ये अकेला है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका y। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये है 1/v इस साइड पे y एक्सिस पे। अब हमें दूसरा वेरिएबल ढूंढना है जो कि, चलो वेरिएबल ढूंढने से पहले कांस्टेंट ढूंढ लेते हैं, इसको ढूंढना आसान है, क्यों, क्योंकि ये भी अकेला है और ये कांस्टेंट है। तो देखिए अकेला, ये तो यहाँ पे तो तीन चीजें हैं, यहाँ पर एक ये चीज अकेला है और ये क्या है, वी मैक्स है। वी मैक्स का फॉर्मूला बच्चों आपको बार बार बोलना चाहिए अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ, कि K2ET। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, K2ET। और आपको पता है K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। ET क्या है बच्चों, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, वो भी टोटल एंजाइम की कितनी कंसंट्रेशन है। तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन क्या चेंज होगी, जी नहीं, तो ये भी नहीं चेंज होता, ये भी नहीं चेंज होता, क्यों, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो वी मैक्स भी क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है। जब ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती तो वी मैक्स कैसे चेंज हो सकता है। तो वी मैक्स बच्चों क्या है, कांस्टेंट है और ये अकेला है, इसका मतलब ये क्या है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी हमें पता है सी कहां पर होता है, देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में सी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पर सी बनाना पड़ेगा कहीं पे। और सी का नाम क्या रखेंगे हम, सी का नाम रखेंगे 1/v मैक्स। तो यानी कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, इस वी मैक्स के पॉइंट से स्टार्ट होगी। लेट अस अज्यूम ये हमारा वी मैक्स है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ये लीजिए। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमें कैसे पता चला, इस इक्वेशन से पता चला कि हाँ भाई इस इक्वेशन में सी, अगर सी नहीं होता यहाँ पे, इस इक्वेशन में सी नहीं होता, इसका मतलब हम लाइन कहाँ से शुरू करते बच्चों, यहाँ 0 से स्टार्ट करते उस केस में। लेकिन अभी सी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई भी डाउट। अब अगली चीज फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट चीज है बच्चों ये एक्स। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है और एम है एक कांस्टेंट। तो ये दोनों इसके अंदर है, इस सी फैक्टर के अंदर ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी। इनको हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर कौन तो एम है और कौन एस है। तो देखिए के एम क्या है, माइकलसन मेंटन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। वी मैक्स अभी बताया क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन एस क्या कांस्टेंट है, जी नहीं, एक्स कांस्टेंट नहीं है। एस क्या है, वेरिएबल है, तो यानी कि एस क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। लेकिन ये एस नहीं है, ये है 1/s, नीचे लिखा हुआ है ना बच्चों, ऊपर तो नहीं लिखा है, नीचे लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे 1/s। तो ये प्लॉट बनेगा बच्चों, इसका इसका प्लॉट किस किस के बीच में बन रहा है बच्चों, 1/s और 1/v के बीच में इसका प्लॉट बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये आपका फिर तो ये क्लियर ही हो गया कि ये जो आपका Km/v मैक्स है ये दोनों ही कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो अगर वेरिएबल के साथ हो, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ हो, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों, इस लाइन का स्लोप यानी कि m, जो इस लाइन का स्लोप है वो क्या है बच्चों, वो है Km/v मैक्स। क्या है बच्चों, Km/v मैक्स। और ये किसके बराबर होता है आपको पता है, मैंने अभी बताया कि स्लोप होता है tan थीटा।
कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये v है और ये s है, v और सबस्ट्रेट की वैल्यू को अगर मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूं, इस ग्राफ में प्लॉट करूं, तो इस ग्राफ से मैं दो चीजें फाइंड आउट कर पाऊंगा। आपके पास डेटा बस इस चीज का है कि आपने डेटा जो कैलकुलेट किया है वो v और s का है, तो v और s को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/v में, और s को आप कन्वर्ट कर लेंगे 1/s में। इतना काम होने के बाद इनका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो ये आपने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको पता है, आपको क्या पता है कि ये जो लाइन है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, ये जहां पे भी कट करेगी वाई एक्सिस को, इंटरसेप्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगी वी मैक्स। इसीलिए बच्चों इस प्लॉट को यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट। इस प्लॉट का यूज ही यहीं पर है। इस प्लॉट का यूज किस लिए है, क्योंकि इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, इस प्लॉट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वी मैक्स, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये लाइन जहां पर भी वाई एक्सिस को कट करेगी वही आपका क्या है, वी मैक्स है। तो इसलिए इस ग्राफ का जो मतलब इंपॉर्टेंस है वो इसी से ही है कि इससे वी मैक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा आप देख सकते हैं इसके स्लोप से km भी निकल जाएगा, इस लाइन के स्लोप से km भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया स्लोप कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1 x2 माइनस x1। तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे m का, और इसको इक्वल रख देंगे जो भी आपकी वैल्यू आई होगी m की, और उससे हमारा v मैक्स तो हमें पता ही है, यहाँ से पता चल गया हमें v मैक्स, km की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो प्लॉट है ये हमें हेल्प करता है कि km की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप की हेल्प से, और v मैक्स भी निकाल लेते हैं इंटरसेप्ट से। तो ये इसका फायदा है, और आपको मैंने समझा दिया कि प्लॉट कैसे बनाया जाता है, y इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन प्लॉट कैसे बनाया जाता है। वेरिएबल ढूंढिए अकेला, कांस्टेंट ढूंढिए अकेला, वेरिएबल ढूंढिए जो किसी कांस्टेंट के साथ हो, उसको एक्स एक्सिस पे रख दीजिए, और उसके साथ जो कांस्टेंट है वो उसका उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यही बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ये km v मैक्स, ये 1/s 1/v। अब क्या है बच्चों, मैंने जो आपको बताया, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये प्लॉट दिखा देता तो आपको बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर y पे ये क्यों रखा है, 1/s यहाँ पे क्यों रखा है, ये 1/v मैक्स यहाँ पे कैसे आता है, km y v मैक्स यहाँ पे स्लोप क्यों है, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा, आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूले को v इक्वल्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेट कैसे करना है, और उससे ग्राफ कैसे बनाना है। अगर ये तीन चीज आपने आपने अपने नोटबुक में एक बार कर ली तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे अब ये जो ग्राफ है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि ये सारी चीजें कहाँ से और कैसे आती हैं। और कुछ भी नहीं बच्चों, मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए, मुश्किल से 15-20 सेकंड, मैंने ज्यादा बता दिए, 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे इसको, ये वाला फॉर्मूला 10 सेकंड 5 सेकंड में मैंने तो जल्दी बना लिया था मतलब। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा और आप इसको जल्दी कर पाएंगे। और इसको ढूंढने में एक बार आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो गई कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्लॉट आप बहुत जल्दी ड्रॉ करेंगे किसी भी चीज का। तो फाइनल ये स्टूडेंट के लिए फायदा है, एग्जाम के लिए भी बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने प्लॉट देख लिया। इसका इंपॉर्टेंस बच्चों यही है कि ये गुड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है वी मैक्स के लिए, जैसा कि अभी हमने देखा km के लिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट इसको दोनों के लिए यूज किया जाता है, मोस्ट पॉपुलरली यही यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों कई प्लॉट है, ये वाला तो आपको पता है माइकलसन मेंडन प्लॉट हो गया, ये वाला मैंने आपको पढ़ाई दिया लैंडवेयर बर्ग प्लॉट, ये एडी हॉफ्स्टी प्लॉट है, इस पर ज्यादा फोकस मत करना, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये आपका लैंगमुयर प्लॉट है, ठीक है। लैंगमुयर प्लॉट बहुत इजी है इसको फाइंड आउट करना, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इजी है। कैसे इजी है, बस इस इक्वेशन में s की मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, इस इक्वेशन में बस आपको मल्टीप्लाई कर देनी है s की। तो s की यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो आपका ये लैंगमुयर प्लॉट बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, लैंगमुयर प्लॉट बन जाएगा। तो देखिए क्या s बाई वी km v मैक्स, और ये अब इसको क्या है प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले y ढूंढिए, y क्या है, वेरिएबल है और अकेला। तो देखिए s भी वेरिएबल और v भी वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये टर्म एक वेरिएबल है और ये अकेली भी है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगी, y एक्सिस पे जाएगी। फिर हम ढूंढेंगे एक अकेला कांस्टेंट ढूंढते हैं, तो क्या ये s क्या है, s बच्चों आपको पता है वेरिएबल है, s क्या है, वेरिएबल है। v मैक्स क्या है, आपको बताया कांस्टेंट है, v मैक्स क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये तो क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट का पेयर है। और वेरिएबल कांस्टेंट का पेयर थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम, तो सिर्फ कांस्टेंट ढूंढ रहे हैं कि अकेला कांस्टेंट कहाँ है। तो देखिए Km क्या है, कांस्टेंट है। वी में माइकल मिल्टन कांस्टेंट है ना, और वी मैक्स क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो यानी कि ये हो गया आपका सी। ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये आपका सी है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Km बाई वी मैक्स। क्या ढूंढना पड़ा आपको, नहीं ढूंढना पड़ा। और ये देखिए जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं तो वेरिएबल तो एक्स एक्सिस पर चला जाएगा। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है बच्चों, एस है, तो इसको यहाँ पे डाल दिया एक्स एक्सिस पे, सिंपल। और इसके साथ जो कांस्टेंट क्या है, 1/v max, 1/v max इसके साथ कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ को ड्रॉ करने पर हमें Km/Vm इससे भी निकाल सकते हैं, 1/v max। सारे ग्राफ इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनसे Vmax और Km फाइंड आउट किया जा सके। बस इतना याद रखिए, क्या फाइंड आउट किया जा सके, Km और Vmax फाइंड आउट किया जा सके। इसका इतना मतलब इस पर ध्यान मत देना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा और उसको नहीं पूछेगा कोई भी, बस इसको याद रखना, ठीक है। ये इजी वाले में बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करनी है इनकी, याद नहीं करना। ये सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। अब वापस आ जाइए, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वीडियो पूरा बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो एलोस्टेरिक होता है, एलोस्टेरिक, ये सब मैं इसमें वीडियो में कवर नहीं करूंगा बच्चों, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने इसके ऊपर कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन देखा नहीं, और आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ा करके मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, लेकिन हो सकता है इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, वहां से आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी और कोई इसमें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इनहिबिशन, इनहिबिशन और इनहिबिटर। तो ये हम दो चीजें हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनहिबिटर क्या होते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, जो भी आपके एंजाइम के काइनेटिक रेट को कम कर दे, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके एंजाइम के काइनेटिक रेट को कम कर दे बच्चों, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि इनहिबिटर क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, तो प्रोडक्ट हो सकते हैं, सबस्ट्रेट हो सकता है, सॉरी सबस्ट्रेट एनालॉग हो सकता है, ठीक है। यानी सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब जो सबस्ट्रेट की तरह ही है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की तरह ही है, तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट एनालॉग। सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो बनाए गए हैं एंजाइम के लिए, ठीक है, किसी डिजीज वगैरह को काउंटर करने के लिए बनाते जाते हैं सिंथेटिक मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो सेल के अंदर बन रहे हैं खुद से ही। हैवी मेटल्स जो हैं ये भी बच्चों एक इनहिबिटर है, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है काफी। और इनसे क्या है बच्चों, डेथ, ये डेथ पॉइजन के मतलब एक तरीके से पॉइजन का काम करते हैं ये। तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनसे इनकी हाई कंसंट्रेशन से डेथ भी हो सकती है। सबस्ट्रेट कैन आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर। जी हाँ, सबस्ट्रेट भी एक इनहिबिटर की तरह एक्ट कर सकता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है गेट एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट इनहिबिशन को। सबस्ट्रेट भी एक टाइम के बाद एज एन इनहिबिटर काम करता है, लेकिन सारे एंजाइम के केस में नहीं करता, कुछ एंजाइम के केसेस में करता है, फॉर फ्यू एंजाइम। तो एंजाइम इनहिबिशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल, ये आपने पढ़े होंगे। इरिवर्सिबल जिसको आप वापस से मतलब एंजाइम रिकवर ना कर पाए, एक बार इनहिबिशन हो गया उसका। और रिवर्सिबल वो जिनसे आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जो किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब ये रिकवर किए जा सकते हैं, एंजाइम और इनहिबिटर अलग अलग हो सकते हैं, अगर वो एक बार कंबाइन हो गए तो उसके बाद भी अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये वीक इंटरेक्शन फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, वीक इंटरेक्शन फॉलो करते हैं। अगर कोई चीज सेपरेट हो सकती है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि वो वीक इंटरेक्शन फॉलो करती है। कैसा, वीक इंटरेक्शन को फॉलो कर रही है, अगर कोई दो चीजें अलग हो पा रही है। अगर वो इरिवर्सिबल है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो कर रही है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड जिनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। और रिवर्सिबल वो जहाँ पे वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये सारी चीजें, तो वो वीक इंटरेक्शन आती है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या है बच्चों, जैसे कि आपको पता है ये हैवी मेटल बहुत टॉक्सिक है, और ये क्या है, इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी, इन सब चीजों को ज्यादातर बच्चे स्पाई वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेटल ही मतलब फूड में मिला देते हैं, हैवी मेटल्स, और पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो मतलब आजकल साइंटिस्टों पर अटैक चल रहे हैं ना, अभी देखो एक साइंटिस्ट ने भी बोला कि मेरे खाने में फूड पॉइजनिंग के थ्रू मुझे मारने की कोशिश की गई थी। तो वो सब क्या है बच्चों, इस तरीके से क्या है ना, बड़ी बड़ी एजेंसियां यूज करती हैं हैवी मेटल्स को, मतलब सामने वाले को किल करने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक होते हैं।
और काफ़ी प्रोफेशनल जो मतलब किलर्स हैं ये सब लोग इनका यूज़ करते हैं, ताकि और बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह इन सबको मारने के लिए, ताकि भी पता ना चले कि आखिर किस तरीके से मारा गया है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी ये मतलब नई न्यूज़ आई थी ना, साइंटिस्ट ने अभी बोला, तो इसलिए मैंने आपको बताया। हमारे कई साइंटिस्ट बच्चों ऐसे ही किल कर दिए जाते हैं, और वो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो सामने वाली कंट्री नहीं चाहती कि हमारे साइंटिस्ट कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि इंडिया खड़ा होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। चलो ज्ञान बाद में, वापिस आते हैं काम पे। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर आपको बता दिया, हैवी मेटल्स फ्रॉम अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम एंड रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी, सच एंजाइम इनहिबिटर में बी रिवर्स। तो इनको बच्चों रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ही रिवर्स किया जा सकता है? ईडीटीए की हेल्प से। ईडीटीए सीट्रेट, ये क्या है बच्चों? चिलेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? चिलेटिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? मेटल से बाइंड कर लेते हैं, और उसको जो सॉल्यूशन में, पहले मेटल आयन क्या सॉल्यूशन में अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही ये ईडीटी उससे बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, एक तरीके से प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब अलग हो गया, सॉल्यूशन में फ्री नहीं है वो, अब वो बाइंड हो गया ईडीटीए से, अब वो एंजाइम को अवेलेबल नहीं हो पाएगा और उसके इनहिबिशन के लिए, ठीक है। इसको भी बच्चों ईडीटी वगैरह आपने बायोकेमिस्ट्री में काफी यूज करते हैं, जब प्रोटीन वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर बच्चों इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये तो क्या है, इसमें तो एक बार एंजाइम बाइंड कर गया तो एंजाइम खत्म हो गया, लेकिन हमें पढ़ना है रिवर्सिबल इनहिबिटर, जिसमें क्या है, मे डिसोसिएट मोर इजीली फ्रॉम एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग, तो अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इक्विलिब्रियम फॉलो करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, हमारे काइनेटिक रेट पे असर पड़ेगा, तो वो हमें समझना है। तो 3 टाइप है बच्चों, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे आज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमें पढ़ना है, और बहुत ही अच्छा है, सबसे इजी वाला यही है। तो देखिए क्या है इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो जैसे कि आप इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे, मतलब ये जो बनाया डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं, ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन है जो हम पहले देख रहे थे कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर के ES बनाते हैं, और ES से E+P बनता है। ये आपका K2, ये आपका K1, और ये आपका K-1। यहाँ पे K-2 इसलिए नहीं है क्योंकि हम सोच रहे हैं स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रिवर्स होने का मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों ये एंजाइम है, और यहाँ पे हमने कंसीडर करी है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कंसीडर करी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये क्या होता है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट का एनालॉग होता है इनहिबिटर। क्या होता है? सबस्ट्रेट का एनालॉग। कैसे होता है देखिए, ये देख सकते हैं, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये आपका इनहिबिटर है। देखिए इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, आप खुद से देखिए इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी है बच्चों इनके बीच में। और एंजाइम की एक्टिव साइट के बीच में क्या सिमिलरिटी है, तो देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट है, और वो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, ये इनहिबिटर का है। तो सबस्ट्रेट अगर बाइंड होगा तो वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही वहां पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हट भी जाता है, ये रिमूव भी हो जाता है, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम वाली है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, टेम्परेरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक जो है, यहाँ पर भी एक रेट कांस्टेंट होगा, ये क्या है, के आई, क्या है, के आई, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनहिबिटर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए है? एंजाइम इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए है, ES के लिए नहीं है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के लिए है। यहाँ तो कोई डाउट, आई थिंक यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो है एंजाइम, ये इनहिबिटर भी आ गया है, जो कि फ्री है, मतलब एक तरीके से ये एंजाइम को कम कर दे रहा है, ताकि सबस्ट्रेट को अवेलेबल ना हो पाए। इस वजह से क्या है, काइनेटिक रेट पे जो भी असर पड़ेगा वो उसी वजह से पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चेंजेस हो रहे हैं। compete for the active site, और ये bind to the free enzyme, सिर्फ फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा। क्यों फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा, यहाँ से आप इस डायग्राम से क्लियर हो पा रहा है। एक बार एस बाइंड कर गया यहाँ पर, तो पी कैसे बाइंड कर पाएगा, आप खुद ही सोचिए, पी कैसे जा करके बाइंड करेगा, वो तो एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है ना। अब हमें समझना है बच्चों कि आखिर इस फॉर्मूले पे, जो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स का, उस पे इसका क्या असर पड़ता है, ये हमें समझना है। V इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस, इस पे क्या असर पड़ेगा इसका, ये हमें समझना है कि आखिर इसके ऊपर इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या इस पे असर पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप का जो एंजाइम काइनेटिक है, जहाँ पर ये इनहिबिटर जो है वो इस एंजाइम के साथ इक्विलिब्रियम में है,
तो लेकिन क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन अभी भी कम नहीं हुई है। टोटल एंजाइम यहाँ पर आपका इजीली अवेलेबल है। ये ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे इसको, चलो ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे भाई। यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है बच्चों किसको अफेक्ट करता है, ये हमें समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर वो किस चीज को अफेक्ट करता है। तो बच्चों याद रखिए, ये सिर्फ Km को अफेक्ट करता है और क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। Km इंक्रीज हो जाता है किसमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। याद रखिए कि किसमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km के साथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और Vmax पे कोई चेंज नहीं होता, बस इतना याद रखिए, Vmax में नो चेंज, Vmax में नो चेंज। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, Vmax में चेंज क्यों नहीं आ रहा मैं ये बता रहा हूँ। Vmax में चेंज बच्चों इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इनहिबिटर को मौका ही नहीं मिलेगा एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये जो इनहिबिटर है इसको मौका ही नहीं मिलेगा एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो उस टाइम पे जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, टोटल एंजाइम विल बिकम ES, टोटल एंजाइम विल बिकम ES, ठीक है। और जब टोटल एंजाइम ES बन जाएगा तो उस टाइम पे V क्या हो जाता है, Vmax हो जाता है। उस टाइम पे बच्चों V क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये हमने पढ़ा ना, Vmax इक्वल्स टू K2ET। तो ठीक है, अब आपको पता चला कि Vmax पे चेंज असर क्यों नहीं पड़ रहा है। Vmax पे असर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, इनहिबिटर को चांस नहीं मिलेगा कि वो एंजाइम के साथ जाकर के बाइंड करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना सके। तो टोटल एंजाइम जो है वो ES कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उस टाइम पे V क्या हो जाएगा, Vmax हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नो चेंज, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों नो चेंज। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आखिर Vmax चेंज क्यों नहीं हुआ है। बट Km में चेंज आता है बच्चों, Km में इसमें असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब समझते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज याद करनी है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या चीज याद करनी है। आपको ये याद करना है बच्चों, आपको ये याद करना है अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन KI। जी हाँ बच्चों, इसका कोई तरीका नहीं है और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये मतलब इसके ऊपर तो सवाल नहीं आएंगे KI के ऊपर, लेकिन इन केस आ गया तो इसको भी याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर EI है और नीचे EI कॉम्प्लेक्स है, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऊपर जो है ज्यादातर हम जब रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं आपके प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं हम आपके क्या कहते हैं सबस्ट्रेट, ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट मतलब ये रिवर्स के लिए है, ये क्या है बैक डायरेक्शन में जाने के लिए रेट कांस्टेंट। तो क्योंकि इधर से हम इधर जा रहे हैं तो उसके लिए रेट कांस्टेंट है। बट इतना मतलब डीप में मत जाइए, बस ये याद करिए कि आपको ये चीजें याद कर लेनी है। एक तो ये चीज, और आपको एक ये अल्फा वाला फॉर्मूला बच्चों जरूर याद कर लीजिए। ये अल्फा फैक्टर हम वहां पे लगाएंगे जहां पे हमें चेंज कराना है। सारे अभी जो जितने भी हम टाइप के इनहिबिशन पढ़ेंगे उसमें सब जगह पर यही अल्फा फैक्टर रहेगा और उसका फॉर्मूला भी बच्चों ये रहेगा अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन KI। जी हाँ, इसका फॉर्मूला भी बच्चों यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो सब जगह यही यूज होगा इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे करना है, इसको इस फॉर्मूले में कहाँ पे लगाना है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए किसी भी कोई भी इनहिबिटर जो है वो देखो हमारे फॉर्मूले में क्या है, V को कोई और S, ये तो वेरिएबल है, इससे तो हमें मतलब नहीं है। हमारा जो चेंज करता है इनहिबिटर वो कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, कांस्टेंट, यानी कि Vmax और Km, यही दो कांस्टेंट है जिनको आपका इनहिबिटर अफेक्ट कर सकता है। V और S तो वेरिएबल है, वो तो चेंज ही होते रहते हैं, उनको क्या अफेक्ट करेगा, वो तो चेंज ही हो रहे हैं। तो अफेक्ट किसको करता है, Vmax को और Km को, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमें बस यही देखना है हर टाइप के कंपटीशन इनहिबिशन में कि Km पे क्या असर आया, Vmax पे क्या असर आया। तो Vmax में हमने देखा कि कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। बट Km पे क्या देखा कि Km इंक्रीज हो गया, Km क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा फैक्टर है ये बच्चों कहाँ पे लगाऊं मैं, क्या मैं Vmax के साथ लगाऊं। अगर मैं इसको Vmax के साथ लगाता हूं बच्चों तो Vmax की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमने तो देखा Vmax तो चेंज होता ही नहीं है।
तो मैं इसको कहाँ पे लगाऊं, Km के साथ लगाऊं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं या मैं डिवाइड करूं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको डिवाइड करूं। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है मल्टीप्लाई करने से, और डिवाइड करने से वैल्यू डिक्रीज होती है। ये आपको पता होगा बच्चों, ये तो आपको पता है ना, वैल्यू इंक्रीज और वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। बट ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये मतलब हमेशा फॉलो नहीं होता है, बट ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बात ये होती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये हमेशा फॉलो नहीं होता, बस यहाँ पे समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू इंक्रीज होती है और डिवाइड करने से वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ये 2 इंटू 0.001, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.002 आएगा। अब आप मुझे बताइए इसमें वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए मैंने कहा ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे रिलेटिव है, देखें अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो हाँ इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो गई है, तो 2 टाइम्स हो गई। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, तो 2 की वैल्यू बच्चों डिक्रीज हुई है, तो एक की बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बट जनरल वे में यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल एक आइडिया हमारा क्या है कि मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और डिवाइड करने से वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो हमें क्या करना है, वैल्यू इंक्रीज करनी है, हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Km के साथ, तो ये हो गया अल्फा Km। क्या हो गया अब ये, अल्फा Km। और ये जो बच्चों अल्फा Km है, ये जो अल्फा Km है, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट Km। अपेरेंट Km, अपेरेंट Km क्यों बोला बच्चों इसको, क्योंकि जो हमें दिखाई देगा, जो हमें दिखाई देगा जब हम रिएक्शन को करेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको मतलब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो हमारा Km आएगा वो अपेरेंट Km आएगा। ग्राफ बताया ना कैसे प्लॉट करना, लाइन व्यूअर बर्क प्लॉट बताया, तो उसमें जहां पर भी हमारा Km जो आएगा वो क्या होगा, अपेरेंट होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं एक्चुअल वाला क्या है, क्योंकि हम तो इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी प्लॉट करके आएगा वो क्या आएगा, अल्फा Km आएगा। और ओरिजिनल क्या है इसमें, ओरिजिनल है आपका Km। क्लियर हो गया, कोई डाउट, पता चल गया फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि आखिर कहाँ पे क्या ऐड किया, क्यों ऐड किया। इतना याद रखोगे कभी भी अटकोगे नहीं, नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले होने वाले हैं बच्चों अभी आगे कि आप तो पागल हो जाओगे अगर आपने रटने की कोशिश करी तो रटना नहीं है। बस इतना याद रखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सिर्फ Km इंक्रीज होता है। क्या होता है, सिर्फ Km इंक्रीज होता है। इसका मतलब अल्फा फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Km के साथ, क्योंकि उसको इंक्रीज कराना है। बस इतना याद रखना है। ये जो दो बातें मैंने बताई हैं, बस इतनी बात याद रखनी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के लिए हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंक्रीज करना है। आई होप आपको वो चीज समझ में आ रही होंगी सारी बातें, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है, लाइन व्यूअर प्लॉट। मैंने बताया था कि एंजाइम इनहिबिशन जो है सिर्फ लाइन व्यूअर प्लॉट के थ्रू ही समझा जाता है, बाकी प्लॉट्स के कंपैरिजन में नहीं समझा जाता है। मैंने शायद आपको ये बताया नहीं बताया कि अगर ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन बनाई थी, अगर इसको हम बैक डायरेक्शन में ले जाएं, कहाँ ले जाएं, बैक डायरेक्शन में ले जाएं, तो बच्चों जिस पॉइंट को ये एक्स एक्सिस पे कट करती है, जिस पॉइंट को ये एक्स एक्सिस पे कट करती है बच्चों, वो आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है उस वो होता है 1/km, -1/km होता है बच्चों एक्स इंटरसेप्ट। क्या होता है, -1/km। वाई इंटरसेप्ट होता है 1/Vmax और एक्स इंटरसेप्ट होता है -1/km। इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ये कैसे आता है ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिए, इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, इन्हीं दो चीजों का इंपॉर्टेंट है, और स्लोप का भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो क्वेश्चन गेट में आएंगे वो ज्यादातर इन पे आएंगे। अगर स्लोप पे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है, रटना नहीं है। आपको मैंने बताया कि स्लोप कैसे, कौन सा होता है, कांस्टेंट कैसा होता है, और वाई क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको बता दी है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 1 - 1/km। अब इसका और इसको, अब जितने भी एंजाइम इनहिबिटर काइनेटिक पढ़ेंगे उसमें हमें ये देखना है कि इस ग्राफ में क्या Vmax चेंज हो रहा है या Km चेंज हो रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, Km इंक्रीज होता है। तो Km कहाँ पर है बच्चों इस प्लॉट में, ये यहाँ पर है, ये इंक्रीज होगा।
बट वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं कि वी मैक्स को क्या हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मतलब ये पॉइंट फिक्स है जहां पे लाइन वाई को इंटरसेप्ट करेगी। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी मैक्स चेंज हो जाएगा अगर ये ऊपर इधर हुई, तो यानी कि लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी। फिर के एम कैसे इंक्रीज होगा? के एम को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक ये लाइन जो है और इस तरीके से इसी पॉइंट से पास की जाएगी, इसी सेम पॉइंट से पास की जाएगी और इस तरीके से बनाई जाएगी। क्लियर हो गया? अब देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन इस लाइन का एंगल जो है, अभी मैंने आप जब ग्राफ समझा रहा तो मैंने आपको बताया था कि इस एंगल लाइन का एंगल कम है और इस लाइन का एंगल ज़्यादा है। तो जिस लाइन का एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप क्या है बच्चों? ज़्यादा है। जिसका लाइन का एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्या होती है? 0 से 90 की तरफ इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइन का स्लोप बढ़ा रहे हैं तो क्या है आपका, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एम की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अगर आप लाइन का ये स्लोप बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि इसका एंगल इसके एंगल से ज्यादा है, और जब एंगल ज्यादा होता है तो टेन थीटा ज्यादा होता है, और टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, ये तो समझना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये Vmax नहीं चेंज होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, बट Km चेंज होना चाहिए। और देखिए हमने यहाँ पर क्या है, Km चेंज कर दिया। अब ये जो नया Km आया है, देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है, और ये बीच में क्या है? 0। तो ये वाला जो Km था और ये वाला जो Km है, तो हम नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? 0 की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो Km है उसकी वैल्यू इस वाले Km से ज्यादा है। आ रहा है ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो इसका मतलब ये इसकी Km की वैल्यू ज्यादा है। ये जो नया हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो Km है बच्चों, उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे है। क्लियर हुई इतनी सी बात? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Km हमने इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्लियर है कि हमने Km इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब जो है वो लेस नेगेटिव की तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है बच्चों? 0 की तरफ आ रहा है हमारा Km। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्राफ है। अब देखिए ये वाला कोई नई चीज नहीं है, अगर आपको ये आता है निकालना तो आप ये भी निकाल लेंगे। आ रहा है बात समझ में आपको? अगर आपको ये निकालना आता है तो आप ये भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एक बार और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। Vmax है Km प्लस एस, यही पढ़ा था। इसका डबल रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकेट करके इससे हमारा क्या आ जाएगा? Km Vmax S और प्लस 1/Vmax, ये आ जाएगा बच्चों डबल रेसिप्रोकेट करके। यही तो हमने पढ़ा है कि इसको डबल रेसिप्रोकेट करना होता है, और करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि अल्फा कहाँ लगाना है। अब बात आती है कि अल्फा कहाँ लगाना है, तो हमें पता है कि अल्फा सिर्फ Km की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, Vmax को असर नहीं कर रहा। तो Km कहाँ पर है? Km हमारे यहाँ पर है, तो इसके साथ क्या लगा दूंगा बच्चों? मैं अल्फा मल्टीप्लाई में कर दूंगा इसके साथ। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे मैंने अल्फा Km लगाया, तो अगर अल्फा Km यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? अल्फा Km ही होगा। क्लियर होगी बात? तो ये सिंपल आपको पता चल गया फॉर्मूला कहाँ से आया, अल्फा Km/Vmax 1s, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों समझ के करनी है चीजें, रटनी नहीं है, रटिए मत। एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके, तभी आपको याद होंगी चीजें। तो ये आपको पता है, ये 1/V0 अकेला वेरिएबल है। अकेला वेरिएबल क्या होता है? वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये 1/Vmax है अकेला कांस्टेंट। अकेला कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये 1/s वेरिएबल है, लेकिन किसके साथ है? कांस्टेंट के साथ है। कांस्टेंट क्या है? अल्फा Km/Vmax। तो ये हो गया आपका एस एक्सिस, और अल्फा Km/Vmax क्या हो जाएगा आपका? स्लोप। क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्लोप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से समझ लेना इसको, कि ये होता है स्लोप। क्या होता है? अल्फा Km/Vmax। पहले क्या था स्लोप? पहले था Km/Vmax, बस कितना चेंज आया है? अल्फा है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से Km इंक्रीज होगा। अगर अल्फा मल्टीप्लाई करके Km इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनिए, अगर Km इंक्रीज होता है तो बच्चों स्लोप भी तो इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि इनहिबिशन से क्या होता है? स्लोप इंक्रीज होता है। तो इसलिए देखिए, जब अल्फा की वैल्यू 1 है तो नो इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि जब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करिए, अल्फा अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? Km/Vmax ही तो आएगा। नहीं आया समझ में? अल्फा Km/Vmax, इसमें अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं, ठीक है, तो 1 इंटू Km/Vmax, तो ये क्या है? Km/Vmax ही तो बना। इसका मतलब अल्फा
की वैल्यू 1 है जब कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू 2 है यानी कि इनहिबिटर प्रेजेंट है, अल्फा की वैल्यू 3 है तब भी इनहिबिटर प्रेजेंट है। और जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में है अल्फा क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है, और इसलिए लाइन ऊपर की तरफ ये जो आपकी लीनियर लाइन है इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए इस लाइन का एंगल ये था थीटा, इस वाली लाइन का एंगल ये हो गया, और इस वाली लाइन का एंगल ये हो गया। इसका मतलब क्या है, टेन थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है km की वैल्यू पहली है km की वैल्यू, ये सेकंड है, और ये तीसरी के लिए अल्फा 1 के लिए, ये अल्फा 2 के लिए और अल्फा 3 के लिए। तो आप देख सकते हैं km की वैल्यू नेगेटिव साइड से किसकी तरफ आ रही है, 0 की तरफ आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, किसकी, km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में km की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझाने में मैं क्लियर रहूंगा कि km की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, अल्फा मतलब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका ये चेंज होता है, ठीक है। स्लोप को याद रखिएगा, अल्फा km बाई वी मैक्स, तो रटना नहीं है, समझना है। एक बार जब तक आप नोटबुक में खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये तो मैं लिख करके दे रहा हूँ। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, टाइम तो 1 घंटा हो गया है, वीडियो तो मतलब लग रहा है मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के इनहिबिटर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। द KI ऑफ अ नोवल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिजाइंड अगेंस्ट एन एंजाइम इज 2.5 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कंसंट्रेशन KI दे रखा है, KI कितना दिया है, 2.5 माइक्रोमोलर। The enzyme was assayed in the absence or presence of the inhibitor 5 micromolar, ठीक है। inhibitor concentration under identical condition, तो एक कंडीशन ऐसे जहाँ पे प्रेजेंट है इनहिबिटर, एक में नहीं है। The Km in the presence of the inhibitor was found to be इतना 30 माइक्रोमोलर। The Km in the absence of the inhibitor is dash, तो absent वाला हमें निकालना है और वैसा वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि गिवन को लिख लीजिए। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, KI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2.5 माइक्रोमोलर, और क्या दिया हुआ है बच्चों, इनहिबिटर कंसंट्रेशन दी हुई है यानी कि आई दिया हुआ है 5 माइक्रोमोलर, चाहे ब्रैकेट में डालो कोई दिक्कत नहीं है, बायोकेमिस्ट्री या बायो प्रोसेस जैसा भी यूज करना हो। केएम दे रखा है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, तो केएम जब प्रेजेंट है इनहिबिटर तो दे रखा है, अच्छा केएम इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वाज फाउंड टू बी 30 माइक्रोमोलर। और हमसे पूछ रहा है एब्सेंट, तो देखो मैंने आपको बताया था ये बात कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, किसकी बात कर रहा है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। और मैंने बताया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने देखा था कि Km की वैल्यू इंक्रीज होती है, किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, Km की। और इंक्रीज कैसे होगी बच्चों Km की वैल्यू, जब अल्फा, एक ही तो फैक्टर हमारे पास चेंज वेरिएशन लाने के लिए, तो अल्फा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने पढ़ा V इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस, ये हमारा नॉर्मल है। और इनहिबिटर के लिए क्या हो जाता है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं तो क्योंकि Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। तो ये इनहिबिटर के लिए बना लिया, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, इनहिबिटर के लिए हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। और उसने कहा है कि जब उसने बोला है आपको कि आपका जब ये प्रेजेंट है इनहिबिटर 5 माइक्रोमोलर, उस टाइम पे Km की वैल्यू है 30 माइक्रोमोलर। तो जब ये प्रेजेंट है तो Km नहीं होता, जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, अल्फा Km, क्या होता है, अल्फा Km होता है। तो इसलिए ये जो गिवन है वो क्या है, अल्फा Km है। और वो कब के लिए पूछ रहा है, इन द एब्सेंस, तो एब्सेंस में क्या होता है, सिर्फ Km होता है, एब्सेंस में सिर्फ Km होता है, जब प्रेजेंट होता है इनहिबिटर तो वो अल्फा Km होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ Km, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ Km फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि अल्फा का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यही मैंने आपको बोला था, अल्फा का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसको याद करना ही पड़ेगा। तो इसको आप याद कर लेंगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन के आई। अब देखिए हमारे पास
क्या है, हमें के एम तो अल्फा के एम तो दे रखा है, के एम निकालना है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी तो के एम आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आई और के आई, तो आई भी दिया हुआ है बच्चों, के आई भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल देते हैं गेट एग्जाम में, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल देते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस आई कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोमोलर, और के आई कितना दिया हुआ है बच्चों 2.5 माइक्रोमोलर। ठीक है, अब थोड़ा कैंसिल करेंगे इसको, तो देखिए माइक्रोमोलर से तो माइक्रोमोलर यूनिट कैंसिल हो गई, यूनिट का मैंने बताया खास ध्यान रखते हैं हमेशा, और 2.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया 3। इसको कुछ नहीं करना, बस अल्फा के एम है इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो अब इसको पुट करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अल्फा के एम इक्वल्स टू 30 माइक्रोमोलर, और अल्फा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है कि अल्फा की वैल्यू 3 है, और ये के एम है इक्वल्स टू 30 माइक्रोमोलर, और जहाँ से कि आपको पता है कि के एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 माइक्रोमोलर, 10 माइक्रोमोलर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, इसका मतलब हमारा आंसर है 10। अब देखते हैं क्वेश्चन ने किस यूनिट में आंसर मांगा है, क्योंकि उस वो जिस यूनिट में बोलेगा उसी में निकालना है। तो माइक्रोमोलर, और हमारा भी किस में है बच्चों माइक्रोमोलर, इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 10। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, क्लियर हो गया, इजी था न्यूमेरिकल। कमेंट में कुछ बताते तो हो नहीं कि कैसा है ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के क्या कह रहा है। तो कंसीडर अ सिंपल यूनी सबस्ट्रेट एंजाइम दैट फॉलो माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स, ठीक है, फॉलो कर रहा है माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स, यानी कि V इक्वल्स टू V max और डिवाइड बाय Km प्लस S को फॉलो कर रहा है। When the enzyme catalyzed reaction was carried out in the presence of 10 nanomolar concentration of an inhibitor, तो इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन दे दी, देयर वाज नो चेंज इन मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आया, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है वी मैक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आया। However, the slope of the Lineweaver-Burke plot increases threefold the dissociation constant for the enzyme। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन दिया है बच्चों, उसने एंजाइम की कंसंट्रेशन दी रखी है, इनहिबिटर की कितनी दी हुई है बच्चों 10 नैनोमोलर, कितनी दी हुई है 10 नैनोमोलर दी हुई है। स्लोप और नो चेंज, और इम्पोर्टेंट लाइन जो उसने बताई है वो ये है कि देयर वाज नो चेंज इन द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वी मैक्स में कोई चेंज नहीं है, तो ये इसने दिया है। तो वी मैक्स में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, बट जो स्लोप है वो इंक्रीज हो गया है 3 फोल्ड। बट क्या हुआ है बच्चों, स्लोप जो है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है 3 फोल्ड। क्या इंक्रीज हो गया है, स्लोप। तो देखिए इसलिए बताया था स्लोप इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे एक बार लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो ये साथ साथ में लिखते रहिए, तो आपको और भी बेनिफिट है, समझते भी रहेंगे लिखते भी रहेंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो टू फाइंड क्या करना है हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको पता था के आई होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और किस यूनिट में करना है, नैनोमोलर यूनिट में करना है। इसके लिए बच्चों एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, मैं जरा ऐड कर दूं जरा ग्राफ, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी हमें। गिव मी अ सेकंड, ग्राफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये वाला, कंट्रोल सी। ये लीजिए, तो ये हमारा ग्राफ आ गया है, इसकी हेल्प से अब हम समझेंगे, इसी की वो बात कर रहा है। देखो बच्चों, हमें कैसे पता चला कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि वी मैक्स में कोई चेंज नहीं है, और हमें पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, के एम इंक्रीज होता है। जब के एम इंक्रीज हो रहा है तो वी मैक्स पे क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं। सिंपल सी बात है, हमने अभी पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम इंक्रीज होता है बट वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वी मैक्स में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इनडायरेक्टली वो आपको बता रहा है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज वो क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं देखने के लिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, तो उसके लिए कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्लियर है, लैंग्वेज के को इस तरीके से लिख करके। तो ये आपको पता चल गया कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहा है, आई की वैल्यू दी हुई है, के आई हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, क्लियर है।
अब बताओ बच्चों के आई का फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो के आई का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, वो है अल्फा वाला, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन के आई। यही फॉर्मूला मैंने आपको बोला है ना याद करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आई, अब देखिए आई तो हमें दिया हुआ है, आई हमारा कंसंट्रेशन पहले से गिवन है, तो ये हमारे पास है, 1 को पता करने की जरूरत ही नहीं है। बचा हमारे पास अल्फा, यानी कि अगर हम अल्फा को फाइंड आउट कर लें तो हमारा ये के आई निकल जाएगा। और अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो स्लोप है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसे फाइंड आउट, मतलब कैसे बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जब खुद एग्जाम में बैठे होंगे वहां पे, मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करी, हाँ, जब अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मुझे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला रिमाइंड करता जल्दी से। और ये काम जितना स्पीड से होगा वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। और मेरे को पता है कि इसमें किस किस चीज़ के ऊपर असर पड़ता है, हमें पता है कि इसके ऊपर अल्फा पे असर पड़ता है, तो ये हो जाता है अल्फा के एम प्लस एस। इसके अलावा लेकिन हमें बात करनी है प्लॉट की। तो प्लॉट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लॉट के लिए हमें बनाना पड़ता है इसका लाइन वीवर प्लॉट, और उसका हमें पता है कि इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। तो रेसिप्रोकेट करके जो आता है वही हमारा होता है प्लॉट का जरिया। तो प्लॉटिंग ये, तो प्लॉट के लिए ये होती है, और ये तो सिंपल वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तो हमें पता है के एम की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि अल्फा के एम। अब वो कह रहा है कि स्लोप चेंज हो रहा है, तो मेरे को पता है कि स्लोप इसमें क्या है, स्लोप इसमें ये वाला पार्ट है, क्योंकि एस 1/s क्या है आपका वेरिएबल है, तो ये क्या है आपका स्लोप है एम। तो यानी कि एम हमारा है अल्फा के एम बाई वी मैक्स। अब वो कह रहा है कि पहले जो था, पहले क्या होगा, पहले जो स्लोप था वो होगा के एम बाई वी मैक्स, यही होगा ना। पहले तो ये था जब नॉर्मल था, जब एंजाइम यूज नहीं, इनहिबिटर यूज नहीं किया, तब नॉर्मल ये था। लेकिन जब इनहिबिटर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्लोप 3 टाइम्स बढ़ गया है। 3 टाइम्स फोल्ड किस पे बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स फोल्ड उस पे बढ़ जाएगा जब आपने इनहिबिटर ऐड नहीं किया, जब आपने इनहिबिटर ऐड नहीं किया। तो जब इनहिबिटर ऐड नहीं करा तो उसका 3 फोल्ड। तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स में वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि ये आपका ये था विद नो इनहिबिटर, नो इनहिबिटर, इनहिबिटर जब आपका इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं था उसका 3 टाइम्स हो गया है, उसका 3 टाइम्स हो गया है क्या, स्लोप, जो नया वाला स्लोप है। तो नया वाला स्लोप 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कैसे दिखाओगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे ना। और 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो पुराना वाला होगा उस पर ही तो बढ़ा है 3 टाइम्स। पुराना वाला क्या है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई ना ये वाली। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने पता लगा लिया कि स्लोप में चेंज आया, नया स्लोप अल्फा के एम बाई वी मैक्स है, पुराना वाला था के एम बाई वी मैक्स, और नया वाला जो स्लोप है वो 3 टाइम्स है पुराने वाले का। कितना है, 3 टाइम्स। अब देखो के एम से के एम कैंसिल हो जाएगा, वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से अल्फा क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बताइए कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई भी डाउट यहाँ तक, सिंपल सा है। अल्फा की वैल्यू 3 कैसे आई है, ये आपका नो इनहिबिटर है, ये आपका न्यू है, ये आपका क्या है न्यू, नया वाला। ये आपका कौन सा है, ये आपका है ओल्ड वन, ये पुराना वाला जिसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। और उसने खुद ही ने बोला है क्वेश्चन में कि 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो देखिए मुझे नहीं पता था कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैंने उसको ड्राइव कर लिया अपना पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्राइव कर लिया। ये तब कर पाएंगे आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी और तब आप इतनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर गेट में नंबर चाहिए तो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से मिलेंगे, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये आपका स्लोप है अल्फा, स्लोप क्या होता है अल्फा के एम बाई वी मैक्स, ठीक है। आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, अगर आपको ये डायग्राम भी याद है तो आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है उतने ही टाइम स्लोप इंक्रीज हो जाता है। अभी पीछे पढ़ाया था ना कि जितने टाइम्स, ये यहाँ पे बताया था कि जितने टाइम्स आपके अल्फा की वैल्यू बढ़ती है उतने ही टाइम स्लोप इंक्रीज हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बढ़ी बच्चों, 3 टाइम्स, देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी बढ़ी बच्चों, 3 टाइम्स बढ़ी, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर 3 टाइम्स बढ़ेगी तो क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई में है किसके, पुराने वाले के एम बाई वी मैक्स, ये है के एम बाई वी मैक्स, इसके मल्टीप्लाई में है। तो जितने टाइम्स अल्फा इंक्रीज होगा 1 2 3 उतने टाइम्स स्लोप इंक्रीज होगा। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना टाइम से अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी उतने ही टाइम्स आपका स्लोप इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप होता है के एम बाई वी मैक्स, स्लोप होता है के एम बाई वी मैक्स।
और अल्फा की वैल्यू अगर बढ़ती है 1 2 3 उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी Km/Vmax के साथ अल्फा की, और उतना ही टाइम स्लोप आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से बिना मतलब इतना पूरा ये किए भी बिना भी अगर आपको ये ग्राफ याद है, समझ में माइंड में याद है कि अल्फा की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है उतना ही स्लोप इंक्रीज हो जाता है, तो आप बता सकते हैं कि 3 अल्फा की वैल्यू 3 है। तो आप बता सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 3 है। अब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो आप सारी चीज़ों को पुट कर दीजिए। तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस आई कितना दिया हुआ बच्चों 10 नैनोमोलर डिवाइडेड बाई के आई। तो यहाँ से बच्चों हमें के आई फाइंड आउट कर लेना है। तो के आई तो ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 2, और के आई उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के आई इक्वल्स टू 10 नैनोमोलर, और जब 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 नैनोमोलर। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 5 नैनोमोलर। अब देखिए, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में यूनिट किस में दी हुई है, जिसमें क्वेश्चन आंसर मांग रहा है तो उन्होंने नैनोमीटर दी है, तो हमारा आंसर भी नैनोमीटर में, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 5। क्लियर हो गया। और देखिए रिसेंटली 2018 में आया, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे बन सकते हैं तो बाकी पर भी बन सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बट क्या करें, इतना समझना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, फिर सबस्ट्रेट इनिबिशन हमें देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर हमें सॉल्व करने हैं। ये एक आपके लिए बनाया है ताकि इजीली समझ सकें तीनों को। फिर ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक ही आपका एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स भी बच्चों हमें पढ़नी है, हाफ टाइम जिसमें हाफ लाइफ है, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आया 2018 में, ये भी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब लास्ट वीडियो में बनेंगे, जो भी मैंने आपको समझाया है स्टार्टिंग में वीडियो के उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और कोशिश हमारी है कि इम्यूनोलॉजी की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी गेट के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी शायद जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। बाय बाय।